वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और हम अब अपने जून 2023 यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपके पास लगातार वीडियोस आती रहेंगे इस चैनल पे। देखनी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और मेरे दोस्त जिनका इस बार नहीं हुआ है, तो उनको यही कहना चाहूँगा, जो कुछ परसेंटेज कुछ मार्क्स से रह गए हैं, तो इस बार हम मेहनत करेंगे एंड विल कंप्लीट दिस टास्क ऑफ कंप्लीटिंग यूजीसी नेट जेआरएफ। और जिन दोस्तों का मेरा हो चुका है, मैंने अपने ग्रुप में, मेरा एक टेलीग्राम पे मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, मैं दोबारा उनको बधाई देना चाहता हूँ। और आपकी आगे की जर्नी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत अच्छी रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक विदाउट अ ड्यू। दीनदयाल उपाध्याय मेरा एक टॉपिक है। हर साल इनके ऊपर कोई इनका फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ कभी कभी इनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में सवाल आ जाता है कभी कभी, पर लेकिन ज्यादातर जो यूजीसी नेट पूछ रहा है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इनकी थोड़ा एक बैकग्राउंड। 1916 में मथुरा में पैदा हुए थे दीनदयाल उपाध्याय। कंप्लीट करते हैं अपनी स्टडीज और 1937 में आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं। आरएसएस को ज्वाइन कर लेते हैं। 1951 में जनसंघ बनता है और उसके चेयरमैन उस टाइम पे हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दीनदयाल उपाध्याय 1967 के अंदर कालकट सेशन में आरएसएस को हेड करते हैं। क्योंकि इनके लिंक्स अच्छे थे, उन्होंने पहले से आरएसएस में काम किया था। 1967 में दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के सेशन को करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि कौन सी डेट्स पूछी जाती हैं। तो आरएसएस बनी है 1925 में, राष्ट्रीय आरएसएस। भारतीय जनसंघ बनी है 1951 में, और बीजेपी बनी है 1980 में। ये कुछ पॉइंट्स हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब ये रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय साहब सिर्फ आरएसएस में 44 दिन रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जो शव पाया गया था, उनकी जो बॉडी पाई गई थी, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे पाई गई थी। मुगल सराय रेलवे स्टेशन में पाने के बाद, क्योंकि उनकी कोई कारण नहीं पता लगा था किस कारण से उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके लिए कमेटी फॉर्म की गई थी। तो कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाईवी चंद्रचूड़ कमेटी। ये कमेटी फॉर्म की गई थी कि पता लगाने के लिए कि उनकी डेथ किस कारणवश हुई थी। तो ये याद रखने की बात है कि उन्होंने सिर्फ जनसंघ में सिर्फ 44 दिन गुजारे थे। और उनकी जो डेथ हुई थी वो मुगल सराय रेलवे स्टेशन के आसपास हुई थी। और उनके लिए जो कमेटी फॉर्म हुई थी वो वाईवी चंद्रचूड़ कमेटी फॉर्म होती है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो दीनदयाल उपाध्याय को बुलाते थे पर्सन एंडोर्ड विद डिवाइन क्वालिटी, कि भाई इन इनके पास का दैविक शक्तियां हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलते थे किसको? दीनदयाल उपाध्याय को पर्सन एंडोर्ड विद डिवाइन क्वालिटी, कि उनके ऊपर तो दैविक शक्तियां हैं। अब फेमस स्लोगन्स क्या बोले दीनदयाल उपाध्याय ने? फर्स्ट इज अनओपिनियंड वोटर इज अ फादर ऑफ अनओपिनियंड पॉलिटिक्स। इस वोटर की कोई ओपिनियन नहीं है, वो जनक है बिना प्रिंसिपल की पॉलिटिक्स का। ये उपाध्याय साहब का, दीनदयाल उपाध्याय साहब का कहना था। दूसरा उनका फेमस स्लोगन था, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मेजर्ड बाय पर्सन एट टॉप ऑफ ग्रोथ बट हु आर एट बॉटम। उनका कहना था कि अगर हम ये देख के कहते हैं कि इंडिया जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि इंडिया चौथी बड़ी इकॉनमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इंडिया में बहुत रिच हैं। हमें उसको देख के बोलना चाहिए जो सबसे नीचे वाली स्थिति में रह रहा है। तो ये उनकी सोच थी, इकोनॉमिक थॉट। अब देखो फैक्ट कहाँ से आते हैं न्यूज़पेपर्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला उनका न्यूज़पेपर था राष्ट्रधर्म, हर मंथली आता था राष्ट्रधर्म। दूसरा था पंचाजन्य, ये वीकली था पंचाजन्य। तीसरा वो लिखते हैं स्वदेश, ये डेली न्यूज़पेपर था। जैसे स्वदेश इज द डेली न्यूज़पेपर, राष्ट्रधर्म जो आता था महीने में एक बार आता था, एंड पंचाजन्य इज अ वीकली। उपाध्याय ने दो नोवेल लिखे हैं जिनको उपन्यास बोलते हैं। फर्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेकंड इज जगत गुरु शंकराचार्य। दो नोवेल्स लिखे हैं इन्होंने। तो ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम। और कुछ और किताबें हैं जो उपाध्याय साहब लिखते हैं, जैसे अखंड भारत क्यों, वाई अखंड भारत। अभी नीचे हम इसका एक्सप्लेन करेंगे कि अखंड भारत क्या होता है, नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आई एक्सप्लेन। दूसरी किताब है इनकी द टू प्लान्स, प्रोमिसेस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी, वन डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। और लास्ट है यूनिटरी ह्यूमनिज्म। तो इनकी जो नोवेल्स हैं और किताबें हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजीसी नेट यहीं से क्वेश्चन पिक कर रहा है और आपको हर बार
मैच ऑफ द फॉलोइंग या सिंगुलर क्वेश्चन में आपके पास रख देता है। अब इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे बड़ा इनका कॉन्सेप्ट है इनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का। पहले पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है वो 1965 में विजयवाड़ा सेशन में आरएसएस में दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय। इसमें ये कहते हैं, उस टाइम पे थॉट चल रही थी कि इंसान जो है वो सिर्फ मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहा है। कैपिटलिज्म का बहुत बोलबाला था जिस समय पे दीनदयाल उपाध्याय साहब थे। कैपिटलिज्म जिसका फादर है यूएसए, जो बिलीव करता है मटेरियलिज्म में और बिलीव करता है कि जिसके पास जितनी काबिलियत है उसको उतना उतना मिलना चाहिए, वो वेलफेयर स्टेट में बिलीव नहीं करता। क्योंकि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में उन्होंने अपना इकोनॉमिक ह्यूमनिज्म भी, इनके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में एक पूरा सोसाइटल प्रोसेस है जिसके अंदर ह्यूमन की ग्रोथ दिखा रखे सोसाइटी के डेवलपमेंट के हिसाब से। इसमें इसके अलग अलग इनके थॉट प्रोसेस हैं। जैसे इकोनॉमिक थॉट इनका ये है कि सबको काम मिलना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको काम मिलना चाहिए। पॉलिटिकल थॉट ये है कि जो सबको वोट मिलने का अधिकार मिलना चाहिए एक बारी में, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। सोशल क्या है कि वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना चाहिए। सरकार को अगर लगे कि कहीं पे किसी को नीचे दर्जे पे खाना पूर्ति नहीं हो रही है तो उसको दी जाए। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। 1965 विजयवाड़ा सेशन इज इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल इकोनॉमिक थिंकिंग क्या सोचते थे? वर्क टू एवरीवन, सबको काम मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, टेक इरिगेशन आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ मॉनसून, जो मॉनसून पे डिपेंडेंट है इरिगेशन वो नहीं होनी चाहिए। फोकस ऑन एमएसएमई, छोटे व्यापार पे उनका फोकस था, छोटी फैक्ट्रीज पे उनका फोकस था। एक इनका कॉन्सेप्ट है अर्थयाम का कॉन्सेप्ट। अर्थयाम क्या बोलता है? इंसान के पास रिलीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर रिलीजन की कमी किसी इंसान के अंदर है तो वो अकॉर्डिंग टू उपाध्याय डेविल बन जाएगा। दूसरा, उसके ऊपर ज्यादा मटेरियलिज्म का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बस मटेरियलिज्म का इफेक्ट हो गया तो वो सिर्फ वो अपना क्या कहते हैं शांति नहीं पा पाएगा, आध्यात्मिक शांति नहीं पा पाएगा आध्यात्मिक राष्ट्र में। अंत्योदय का कॉन्सेप्ट, जो ओरिजिनली अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है, वो जॉन रस्किन ने दिया था अपनी किताब में ऑन टू द लास्ट। फ्रॉम देयर गांधी हैव टेकन इट। सोशलिज्म, दोनों सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का कहना था अर्नर विल ईट, जो कमाएगा वो खाएगा। ये कॉन्सेप्ट था 1960-70 का कैपिटलिज्म सोशलिज्म का। पर दीनदयाल उपाध्याय ने इसको घुमा दिया क्योंकि वो चाहते थे सबको खाना मिले। तो वो बोलते थे द वन हु अर्न विल फीड, जो कमाएगा वो खिलाएगा, एंड द वन, और जो पैदा हुआ है वो खाएगा। अब वो उसको खिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो यहाँ पे रखते हैं क्योंकि सरकार को वो बोलते हैं सरकार वर्क एज अ वेलफेयर स्टेट। आपके लिए एक सवाल है कि हमारे किस आर्टिकल में, डीपीएसपी में खासकर, वेलफेयर स्टेट मेंशन्ड है? फिर उपाध्याय व्यूज ऑन अखंड भारत। अखंड भारत पे उनका क्या व्यू था? अखंड भारत को वो बोलते थे कि अखंड भारत सिर्फ एक टेरिटरी नहीं है, ये लोगों की कम्युनिटीज का इमोशन है। ठीक है, उन्होंने कहा कि क्या जो अखंड भारत पाने का तरीका है वो लड़ाई नहीं है, देयर इज पाथ इज नॉट अ वॉर। क्योंकि लड़ाई करने से सिर्फ आप एक जमीन का टुकड़ा पा सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों की लॉयलिटी नहीं पा सकते। तो यहाँ पे आई कैन एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट। तो नेशन क्या होता है? नेशन इज अ इमोशन ऑफ अ कम्युनिटी हैविंग अ कॉमन पास्ट। एक बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में जुड़ती हैं जिनका कॉमन पास्ट होता है, कॉमन हिस्ट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने इंडिया के केस में देखते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिशर्स आए थे, तो सारी कम्युनिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक नेशन थी पहले, इंडिया बनने से पहले। वो एक नेशन थी जिन्होंने कॉमन पास्ट झेला था कॉलोनिज्म का, सबने डेप्रिवेशन देखी थी, सब एक साथ आए। दैट इज अ नेशन। अब स्टेट कब बनती है? जब आप नेशन के अंदर पॉलिटिकल एंगल ले आते हैं, आप उसके अंदर सरकार ले आते हैं। दैट बिकेम द स्टेट। स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी प्लस नेशन। नेशन के अंदर आप पॉलिटिकल एंटिटी ले आते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सरकार जिसके पार्ट्स हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो ले आते हैं तो वो स्टेट बन जाती है। तो नेशन इज एन इमोशन वेर एज स्टेट इज अ फिजिकल एंटिटी। तो ये अंतर है नेशन और स्टेट में। उपाध्याय ड्रीम ऑफ, अब उपाध्याय ने ड्रीम किया था उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान महासंघ का, कि देयर शुड बी फेडरलिज्म ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी में उनका बिलीव था कि सेंटर के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, स्टेट के पास भी पावर होनी चाहिए। एज अ सेम कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म और वन वर्ल्ड स्टेट। वर्ल्ड पार्लियामेंट की भी बात करते हैं और यूएन की भी बात करते हैं उस टाइम पे। तो दीनदयाल उपाध्याय साहब इंडियन फिलोसफर्स में इंडियन हिस्ट्री को बहुत आगे ले जाते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को। की जो थॉट थी उस टाइम की, वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे थी। मैं अगर पेपर के हिसाब से देखता हूँ इस चीज में, तो इसमें फैक्चुअल पॉइंट जो है, इनकी जो किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चंद्रचूड़ कमेटी पूछी जा सकती है आपसे, उनको किसने डिवाइन
पावर वाला बोला, वो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देख सकते हैं। दीज न्यूज़पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आगे वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।